Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम पोएट्स एंड पैनकेक्स पूरा कंप्लीट कर चुके थे हमारा चैप्टर, ठीक है, और उसके वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हमने. अब क्या बच रहा है बस हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले देख लो. What does the writer mean by fiery misery of those subjected to make up? ठीक है, तो राइटर जो है, इन्होंने जो ये वर्ड लिखा था, ये फ्रेज लिखा था, द फियरी मिजरी. ठीक है, इससे यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं मेकअप के कॉन्टेक्स्ट में, मेकअप से रिलेट कर कर क्या बताना चाह रहे हैं. द राइटर मेंट बाय दिस फ्रेज दैट एक्टर्स हैड टू फेस अ लॉट इन द मेकअप रूम एज हाफ or dozen light bulbs surround them were all incandescent light which burn them like hell. तो राइटर इस फ्रेज से क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस होती थी, जब वो मेकअप करते थे, उनका मेकअप रूम में जो भी होता था, उनका पूरा मेकओवर होता था, तो उसमें कम से कम कितने बल्ब्स थे? हाफ अ डजन. 1 डजन इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 12 थिंग्स, और हाफ अ डजन मतलब कम से कम 6 बल्ब होते थे जो उनका पूरा फेस के सामने लगे रहते थे, जिससे क्या होता था, इतनी तेज रोशनी होती थी. इनकैंडेसेंट का मतलब क्या हुआ? तापदीप. ठीक है, तापदीप बहुत ज्यादा तेज रोशनी, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि बस वो जल ही जाएंगे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती थी, और इसी को किस फ्रेज से डिस्क्राइब किया गया है? द फियरी मिजरी. क्वेश्चन नंबर 2. What is the example of national integration at the author refers to? National integration का कौन सा एग्जाम्पल था जो ऑथर ने दिया था हमें इस चैप्टर में? The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. तो सबसे पहले मेकअप स्टूडियो जो है किसने स्टार्ट किया था? एक बंगाली था, जिसने जब उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो चीज छोड़ दी, स्टूडियो छोड़ दिया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. उसके बाद he was succeeded का मतलब क्या हुआ? फिर वो चीज किसके पास गई? एक महाराष्ट्रियन के पास, और उसको जो असिस्ट करता था उसके साथ उसका असिस्टेंट था, उनका नाम क्या था? धरवर कन्नडिगा, जो क्या थे? एक आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, मतलब इनका सबका मिक्स एक बंदा था. ठीक है, ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. तो नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बात हुई कि जो सब लोगों ने मिलकर काम किया है ना. इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हुआ? सब लोगों ने जो मिलकर काम किया. तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कितने अच्छे से दिया है हमारे ऑथर ने, कि पहले किसी ने उसको चलाया, फिर वहां से वो किसी और के पास गई, उन्होंने चलाया, और वो अलग अलग जगह के लोग सबने मिलके जो है वो जो जेमिनाई स्टूडियो है उसको खड़ा किया, उसकी नींव बनाई. तो ये जो एक एग्जाम्पल है आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? नेशनल इंटीग्रेशन का. और ये चीज कब से शुरू हो गई थी? जब AIR और दूरदर्शन ने स्टार्ट भी नहीं किया था कुछ ऐसा, उससे पहले से ये चीज थी. क्लियर? चलो नेक्स्ट. What work did the office boy do in the Gemini studios? Why did he join the studios? Why was he disappointed? ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि ऑफिस बॉय का काम क्या था जेमिनाई स्टूडियो में, दूसरा उसने जेमिनाई स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था, और तीसरा वो उस चीज से निराश क्यों था. डिसअपॉइंटेड होना, निराश होना, तो निराश क्यों था? His duty was to paint faces and do makeup for the crowd. देखो मैं यहाँ तुम्हें पॉइंट में दे रही हूँ आंसर्स, इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो इजी रहेगा. कुछ नहीं करना है, तुम्हें स्टोरी पता है, तुम्हें सब पता है कि क्या क्या चीजें, उसको पॉइंट वाइज लिखो, अपने आप तुम्हारा आंसर बन जाएगा. जैसे देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? His duty was to paint faces and do makeup for the crowd. तो तुम्हें फर्स्ट चीज का आंसर मिल गया कि उसका काम क्या था. उसका काम था लोगों का मेकअप करना, और उनका यहाँ पे वो फनी वे में बोला था ना उन्होंने कि भाई वो जो है किसी को भी गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा बना सकते थे मेकअप से, उनका मुंह पेंट करके, वो जो लीपा पोती वाली चीज थी जो बताई थी मैंने, वही यहाँ पे बोला है. ठीक है, He dreamed of becoming a star actor, but he remained as a screenwriter or producer in the studio.
तो वो डिसअपॉइंटेड क्यों थे और उन्होंने ज्वाइन क्यों किया था? उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि उनका सपना था एक स्टार एक्टर बनने का, मेन लीड बनने का, है ना। लेकिन वो डिसअपॉइंटेड क्यों हुए? क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्रीन राइटर या फिर एक प्रोड्यूसर और एक ऑफिस बॉय बनकर ही रह गए थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? सब लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि ऑथर जो है कुछ भी काम नहीं करते अपने कक्ष में बैठकर? The author's job was to cut and maintain clippings of the newspaper in a file. तो ऑथर का काम क्या था? ऑथर जो है अपना जो उनका क्यूबिकल बताया था ना मैंने, क्यूबिकल क्या होता है? एक कोई बड़े रूम का एक छोटा सा हिस्सा अलग करके एक किसी को बस एक जगह दे देना, कोठरी दे देना छोटी सी। तो वहां पे क्या करते थे वो? पेपर में से कोई जो अच्छी अच्छी चीजें होती थी एडिटिंग वगैरह करने के लिए, वो चीजें कट करते थे बैठकर न्यूज़पेपर में से। Seeing him sitting at his desk, tearing up newspapers day in and day out, most people thought he was doing next to nothing. लेकिन अगर कोई उनको देखता था तो बस क्या सोचता था कि बस ये तो पेपर कट कर रहा है बैठकर। तो सबको ऐसा लगता था कि जो ऑथर है वो बस बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा। चले नेक्स्ट। Why was the office boy frustrated? Who did he show his anger on? ठीक है, जो ऑफिस बॉय था, जो हमारे ऑथर थे, वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों थे, है ना। और उन्होंने ये जो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन था, सारा गुस्सा था, इसका जिम्मेदार किस बंदे को ठहराया? सबको याद है ना, सुब्बू को ही ठहराया था। अब इसको पुट कैसे किया बनने आंसर में? He was frustrated because his great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. अब देखो, ऑथर क्या बनने आए थे? ऑथर आए थे कोई एक्टर बनने, या फिर उनमें जो है प्रोज जो हम स्टोरीज लिखते हैं, चैप्टर्स लिखते हैं, वो वाला टैलेंट था उनमें कि वो बहुत अच्छा लिख सकते थे। बट यहाँ पे वो क्या काम कर रहे थे? बस मेकअप वगैरह और मेकओवर करना, ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला? वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों थे? इसी वजह से थे कि मेरा जो इतना अच्छा टैलेंट है ना, वो वेस्ट हो रहा है कैसी जगह पर, जहां पर सिर्फ जो ऐसे बुरे लोग होते हैं या ऐसे परवर्ट्स होते हैं या फिर बार्बर्स, नाई वगैरह होते हैं, सिर्फ उनके लिए सही है ये जगह, और यहाँ पे मेरा जो टैलेंट है वो वेस्ट किया जा रहा है। तो इसलिए तो क्या थे? वो फ्रस्ट्रेटेड थे। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu, है ना। In all instances of his frustration, मतलब कोई भी चीज हो, कुछ भी हुआ, कोई भी वाक्य हुआ उनके साथ, उस सबका जिम्मेदार, उस सबका गुस्सा वो सिर्फ एक ही बंदे पर निकालते थे, एक ही बंदे को जिम्मेदार ठहराते थे, ओपनली और कोवर्टली। ओपनली खुले में भी, और कोवर्टली मतलब पीठ पीछे भी, छुपकर भी। वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस पर निकालते थे? कि उनकी जो भी वॉज मतलब दुख, ठीक है, जो भी दुख था उनका, इग्नोमनी का मतलब होता है बदनामी, राइट, बदनामी। और ये जो सारी चीजें हो रही थी ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ कौन था? कोथमंगलम सुब्बू। सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल? सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? तो वहां के जो बॉस थे, द बॉस SS वासन, हु वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वाज सुब्बूज प्रिंसिपल। क्योंकि सुब्बू जो है उनके ही आगे पीछे घूमता रहता था, है ना, उन्हीं से क्लोज हो गया था। किस वे में बताया गया था यहाँ पे सुब्बू को? कि सुब्बू जो बॉस का क्या है? चमचा है, यही बताया गया था। तो सुब्बू भी अपना प्रिंसिपल किसको मानता था? जो बॉस थे SS वासन, जो कि जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर भी थे, उनको मानता था। Subbu is described as a many-sided genius. List 4 of his special abilities. अब देखो, जब सुब्बू के बारे में ऑथर ने भी बात की थी, या वहाँ के जो भी लोग थे उस स्टूडियो में, उस डिपार्टमेंट में, उन्होंने सबने क्या बोला था? कि सुब्बू जो है मतलब जीनियस है। सुब्बू को कोई जरूरत नहीं थी, उसको कोई मतलब क्या बोल सकते हैं हम, चाहत नहीं थी कि वो मेन लीड में आए, बट वो कोई सपोर्टिंग रोल भी करता था तो वो मेन लीड से ज्यादा अच्छा करता था। यही सब पढ़ा था हमने सुब्बू के बारे में। तो वही 4 एबिलिटीज हमें यहाँ पे लिखनी है, तो पॉइंट वाइज लिख दो। सुब्बू एज अ मैन ऑफ मैनी क्वालिटीज had the ability to look cheerful at all times, मतलब उसके साथ कुछ भी होता था ना
बुरा भी होता था तो भी वो कैसा रहता था, चेयरफुल रहता था। तो फर्स्ट चीज क्या हो गई, एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स। फिर दूसरा, वॉज एन एक्सीलेंट एक्टर हु कुड पोर्ट्रे हिज रोल्स इन सेवरल वेज, है ना, ऐसा एक्टर था जो एक ही चीज को, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि भाई अगर जैसे कहाँ पे कोई जो बॉस है या डायरेक्टर है अटक जाते थे कि हम आगे क्या करें, तो सुब्बू उसके 1 मिनट में 14 ऑल्टरनेटिव्स दे देता था कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये चीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो वाली क्वालिटी जो है कि भाई ऐसा एक्टर था जो एक रोल को सेवरल वेज में भी पोर्ट्रे कर सकता था। फिर वॉज एन अकम्प्लिश्ड पोएट, पोएट्री बहुत अच्छा लिखता था सुब्बू, तो एक बहुत अच्छा क्या था, वो कवि भी था। नेक्स्ट देखो, वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स। जो लीगल एडवाइजर था, जो लॉयर था, उसको सब लोग है ना, जो उसका काम है उसका ऑपोजिट क्यों मानते थे कि मतलब भाई नाम तो लीगल है बट है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, तो वो चीज क्यों थी। The legal advisor was referred to as the opposite by others because he once resorted to blackmailing an actress by recording her while she was throwing tantrums on the set. तो लीगल एडवाइजर का वो वाला किस्सा याद है ना सबको कि लीगल एडवाइजर ने क्या किया था, एक एक्ट्रेस थी जो कैसी थी, बहुत टेम्परामेंटल थी, टेम्परामेंटल बहुत तेज मिजाज की थी, जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, ये मामला कैसे कंट्रोल किया था, जब वो ये सब चीजें कर रही थी, वहां पे शोर मचा रही थी या चीजें तोड़ फोड़ रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, है ना, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। फिर जब वो एक्ट्रेस जो थी सांस लेने के लिए रुकती हैं थोड़ा सा, तो वो रिकॉर्डिंग वो वापस चला के उनको बताते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक्ट्रेस है ना वो इतनी शर्मिंदा हो जाती हैं कि वो अपना काम ही छोड़ देती हैं। तो वही यहाँ पे चीज है कि भाई ना एक्ट्रेस की रिकॉर्डिंग करी थी जब वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी, जब वो तमाशा कर रही थी। दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी लीगल, दस ही वॉज यूजुअली कॉल्ड द ऑपोजिट। और अगर देखा जाए तो ये काम लीगल नहीं है, आप किसी को मतलब ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना विदाउट देयर परमिशन। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, यहाँ तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया ना, लीगल नहीं थी चीज, तो इसलिए उनको क्या माना जाता था, ऑपोजिट माना जाता था अपने काम के। क्लियर। What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio? ऐसी क्या चीज थी, है ना, ऐसी क्या चीज थी जो लॉयर को सब में अलग रखती थी, जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे उनसे अलग शो करती थी, दिखाती थी। Gemini Studio was filled with dreamers and wore a kind of uniform, खादी धोती with a slight oversized and clumsily tailored white खादी shirt। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो, अब देखो जो पोएट्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई सब ड्रीमर्स थे, वहां पे सब ड्रीमर्स थे, सब ड्रीम थे उनके, और इमेजिनेशन थी, इमेजिनेशन के बेसिस पे ही वो पोएट्रीज लिखते थे और स्टोरीज लिखते थे। और कैसे कपड़े पहनते थे वो, एक यूनिफॉर्म टाइप थी उनकी कि भाई खादी धोती पहनी और एक ऐसी क्लमजीली टेलर्ड का मतलब ढंग से नहीं सिली हुई, ऐसी लॉन्ग ओवरसाइज शर्ट्स पहनते थे। The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। लेकिन जो हमारे जो लॉयर थे, जो लीगल एडवाइजर थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कोट पैंट वगैरह पहनते थे, टाई लगाते थे, जब कभी कभी तो वो कोट कैसा लगता था कि किसी पोस्ट ऑफिस वाले का कोट हो। A lawyer in between them was the only man with logic। अब देखो तुम पोएट्रीज देखोगे, स्टोरीज देखोगे, तो वो उनकी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है या फिर कोई कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बेसिस पे होती है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा कोई लॉजिक हो, राइट। बट अगर हम एक लॉयर की बात करें तो उसे हर चीज में क्या होता है, लॉजिक ही यूज करना पड़ता है, उसकी थिंकिंग ही ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए जो है लॉयर जो है वो वहां पे बाकी सबसे अलग दिखता था, अलग स्टैंड आउट होता था। क्लियर। Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliations? जो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे, जितने भी लोग थे, क्या उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन था, कोई कनेक्शन था? नहीं था, याद है, वो तो पसंद भी नहीं करते थे, कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे।
No, although they dressed up in khadi, they did not have the slightest political affiliations. They were against communism. वो कपड़े वाले से ऐसे खादी पहनते हो कि हम गांधी जी के बहुत बड़े फैन हैं या ऐसा कुछ, बट इट डजंट मीन कि उनका जो है कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन था। और वो किसके अगेंस्ट थे? कम्युनिज्म के। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म भी बता चुकी हूँ मैं, दोबारा सुन लो। कम्युनिज्म में क्या होता है? ये जो गवर्नमेंट होती है या ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनका जो कंट्रोल होता है ना फैक्ट्रीज पे और चीज़ों पे जो भी होता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके कम्युनिज्म में। करेक्ट? आ गया समझ इतना? नेक्स्ट, वाई वॉज द मोरल रिआर्ममेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो? क्यों वेलकम किया था? देखो, Frank Buchmann's moral rearmament army was welcomed at the studio mainly because of their political association. ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि जो मिस्टर वासन थे, एसएस वासन थे, वो भी थे इस चीज में ना, वो भी थे कम्युनिज्म में और इन चीजों में पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। तो इसी वजह से उन्हें इनका वेलकम भी करना पड़ा था, क्योंकि इनके बहुत मतलब पॉलिटिकल अच्छी खासी एसोसिएशन थी। तो इसलिए उन्हें वहां पे जेमिनी स्टूडियो में ही ठहराया गया था और उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। इट वॉज अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, है ना। काउंटर मूवमेंट मैंने बताया था कि कोई चीज हुई है, कोई एक्शन हुआ है, फिर उसके ऊपर जो एक्शन लेते हैं या उसके ऑपोजिट में जो एक्शन लेते हैं, तो वही चीज थी यहाँ पे। नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय एमआरए। अब एक एग्जाम्पल बताना है कि जो जेमिनी स्टूडियो है वो प्रेरित हुआ इनके प्लेस से। जो ये आए थे ना, इनके जो प्लेस हुए थे, 2 प्लेस हुए थे, एक तो था जोथम वैली, है ना, तो उनसे ये लोग कैसे इन्फ्लुएंस हुए वो वाली चीज बतानी है। फ्रैंक बुचमान्स मोरल रिआर्ममेंट आर्मी स्टेज्ड 2 प्लेस, एक तो क्या था जोथम वैली और दूसरा क्या था फॉरगेटन फैक्टर, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बहुत मतलब अच्छा प्रोफेशनली सब चीजें की थी उन्होंने। सेट्स बहुत सिंपल थे उनके, बट उनका जो ड्रेसिंग थी ना, जो ड्रेसिंग थी, उनका जो ड्रेसअप था, दैट वाज A1। The Gemini family of 600 and the people of Madras city watched them times and again, मतलब बार बार, है ना, बार बार उन्होंने देखा था जहाँ पे भी वो प्लेस करते थे जाके, जिस भी थिएटर में या जहाँ भी, तो उन लोगों ने उनको बार बार देखा, पसंद किया, इससे वो इन्फ्लुएंस भी हुए। और इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे वो? फिर उन्होंने भी जो अपने जो तमिल शोज होने लगे उसमें सनराइज वाला सीन, सनसेट वाला सीन और वो जो प्यारी प्यारी सी फ्लूट पे ट्यून बजती है, वो वाली चीजें ऐड करना भी शुरू कर दी थी अपने प्लेस में। तो ये चीजें क्या बताती हैं कि ये जो मोरल रीआर्ममेंट आर्मी थी, इनसे तमिल्स कैसे इन्फ्लुएंस हुए। क्लियर हो गया? Who was the boss of Gemini Studio? सिंपल सिंपल लिखो, SS वासन, बस काम खत्म यहीं पे। बॉस कौन थे? SS वासन थे। What caused the lack of communication between the Englishmen and the people at the Gemini Studio? Lack of communication, बातचीत जो थी वो क्यों नहीं हो पाई, क्यों समझ नहीं आ रही थी एक दूसरे की बात बिटवीन इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन कौन? जो पोएट आया था, जिसको लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे कि वो पोएट है कि एडिटर है ना, वो वाला बंदा, वो और जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, इनके बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों था? द ब्रिटिश एक्सेंट ऑफ द इंग्लिशमैन कॉज्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, एक्सेंट होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है और इससे बहुत चीजें, मैंने बताया था, कुछ लोग वाटर बोलते हैं तो कुछ लोग वाटर बोलते हैं। तो ये जो एक्सेंट का जो फर्क आता है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं समझ नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और लोगों को उसकी बात, उसकी जो स्पीच वो दे रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी। Why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery? जब वो पोएट या एडिटर आया था तो उसका ये जो विजिट था, यहाँ पे आना था, वो एक रहस्य ही क्यों रह गया? The Englishman's visit to the Gemini Studios is referred to as an unexplained mystery because he was unknown to everyone. देखो, 2 चीजें 2 पॉइंट में पुट कर दो। पहली कि वो सबके लिए अनजान था, अननोन था, कोई जानता नहीं था उसे। दूसरा, नो वन नोज वेदर ही वॉज अ पोएट और एन एडिटर। ये भी नहीं पता था वहां किसी को कि भाई ये कोई कवि है या कोई एडिटर है।
बस ये 2 चीजें हैं, ये 2 पॉइंट पुट कर दोगे तुम्हारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज? क्या नाम था, कौन था वो? स्टेफन स्पेंडर। ठीक है। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज? अब ऑथर ने ये कैसे पता किया, या ऑथर को कैसे मालूम चला कि जो आया था, इंग्लिशमैन जो आया था वहां पे स्पीच देने, यहाँ मिलने, वो कौन था, उसके बारे में कैसे पता चला? बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, है ना। अब क्या हुआ था, एक न्यूज़पेपर में बिल्कुल ऐसे कहीं बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी जगह जहाँ पे कोई नजर भी नहीं ज्यादा डालता होगा, वहां पे एक ऐड आया था कि भाई एक कंपटीशन होने वाला है, एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको जो है प्रोज लिखने हैं, और किसके ऊपर? दी एनकाउंटर एक टॉपिक दिया हुआ था, उसके ऊपर आपको लिखना है। तो ऑथर जो है कि भाई मुझे ये कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, तो पहले मुझे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर वो पोस्ट करके भेजूंगा, तो मेरे बहुत सारे पैसे इसमें खर्च हो जाएंगे। तो उससे पहले जो है मैं थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज ले लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। तो इसीलिए वो कहाँ गए थे? द ऑथर डिड अ रिसर्च ऑन द मैगजीन, ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वेयर व्हाइल गोइंग थ्रू एन इश्यू ऑफ दैट पीरियोडिकल। ठीक है, तो वो कहाँ गए? ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। वो वहां गए और वहां जाके जब वो एक इशू पढ़ रहे थे इस पीरियोडिकल पे, एनकाउंटर पे एक इशू पढ़ रहे थे, ही डिस्कवर्ड दैट इट्स एडिटर वाज स्टेफन स्पेंडर, द पोएट दैट हैड वंस विजिटेड द स्टूडियो। वहां उन्हें पता चला वो चीज पढ़ते पढ़ते कि वो जो आए थे, जो इंग्लिशमैन आए थे, वो कौन थे? स्टेफन स्पेंडर थे। What does the God that failed refer to? ठीक है, गॉड दैट फेल्ड, वो जो याद है ना, वो जो 50 पैसे की बुक खरीदी थी उन्होंने फुटपाथ पे से, उस बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। तो क्या था उसमें, बुक में क्या था? उस बुक में था द गॉड दैट फेल्ड refers to a collection of essays by 6 well-known authors who wrote about their journey into communism and their disillusioned return. तो गॉड दैट फेल्ड में क्या था? 6 अलग अलग जाने माने ऑथर्स थे जिन्होंने अपने अपने निबंध लिखे थे, ऐसे निबंध लिखे थे कि कम्युनिज्म उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। डिसइल्यूजन का मतलब होता है जब आप कोई चीज के बारे में, जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो बट वो चीज वैसी ना निकले, जब आप उसके बारे में जानो, उस चीज में एंटर करो, तो वो चीज वैसी ना निकले, तो ये होता है डिसइल्यूजन। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुई थी कि उन्हें पहले कम्युनिज्म कुछ और लगता था, लेकिन जब उन्होंने उसके बारे में जाना या उस चीज को फील किया, है ना, तब क्या हुआ, वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट थी, अलग थी, जैसा हमने सोचा था वैसी नहीं थी। वन ऑफ देम बीइंग स्टेफन स्पेंडर, और उन 6 ऑथर्स में से एक कौन थे? स्टेफन स्पेंडर। अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले देख लो। The author has used gentle humor to point out human foibles, pick out instances of this to show how this serves to make the piece interesting. ठीक है, अब बहुत सारे इसमें जो है ह्यूमर यूज किए गए थे इस पूरे चैप्टर में ऑथर के द्वारा। तो वो क्या क्या ऐसे इंस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये जो पीस था, ये जो चैप्टर था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। The author portrays the makeup artist and the usage of the pancakes in an interesting way. ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह क्या बताया था कि वो उनका काम क्या था? लीपा पोती करने का था, किसी का फेस जो है सारे पोर्स छुपा देना, और ये सारी चीजें, किसी को भद्दा बना देना, किसी को कुछ कर देना, ये वाली चीजें उन्होंने कैसे बताई थी? बिल्कुल फनी वे में वो वाली चीजें हैं। द इंस्टांस, इवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुब्बू इज हिलेरियस। सुब्बू को कैसे डिस्क्राइब किया गया था यहाँ पे पूरा? पहले तो क्या किया गया, उस पर सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला गया, फिर उसके बारे में उसकी तारीफ की गई कि सुब्बू ऐसा, सुब्बू वैसा, ये सारी चीजें। तो ये कितना हिलेरियस लगा है ना। The instance of the legal advisor that unintentionally causes the end of an actress's career is yet another example. फिर वो वाला जो वाक्य हुआ था लीगल एडवाइजर वाला,
वो अनइंटेंशनली था, है ना? क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि वो एक्ट्रेस ने जब अपनी आवाज़ सुनी, जब उसने देखा कि भाई मैं एक देहात से आई हुई लड़की हूँ और मेरे इतने नखरे, इतने टेंट्रम्स मैं दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? इस वजह से ये नहीं हुआ था कि कोई लीगल एक्शन ले लिया था उन्होंने बाद में, लेकिन उस एक्ट्रेस ने ही खुद ये चीज़ें सोची और उसको हमेशा इस चीज़ का डर रहा। उस बात को यहाँ पे मेटाफोरिकली कहा गया था कि भई एक अच्छे एक्टर का आज अंत हो गया है। तो वो अनइंटेंशनल था। उनका तो बस क्या था कि भई एक सबूत आ जाए कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है। वो तो सिर्फ़ एक प्रूफ़ इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग चलाई और एक्ट्रेस को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरी मिस्टेक है, उसकी वज़ह से उसका करियर ख़त्म हुआ, तो वो चीज़ क्या थी? अनइंटेंशनली थी, है ना? जानबूझकर नहीं थी। The frustration of the office boy, the superficial praising of Gandhi, hatred of communism, and the mystery surrounding Stephen Spender are some of the instances where the author has incorporated gentle humor. इसके अलावा वो जो खादी कपड़े पहनते थे, ऐसे लगते थे गांधीट्स हैं, लेकिन वो नहीं थे, उनका कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं था, बस वो कपड़े वैसे पहनते थे, वो वाली चीज़ हुई। स्टेफन स्पेंडर का जो रहस्य था, भाई क्यों आया था कौन, ये सारी चीज़ें, ये एक जेंटल ह्यूमर शो कर रहा था। ठीक है, कम्युनिज्म को लेके जो हेट्रेड था, कम्युनिज्म वाली चीज थी ना कि एक कम्युनिस्ट कैसा है? गॉडलेस मैन है, कोई खुदा नहीं है उसका, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को मार भी देगा तो उसे कोई मलाल नहीं होगा। ये जो सारी चीजें थी, काफी इंटरेस्टिंग बनाया इसने चैप्टर को, और वो जेंटल ह्यूमर में आई थी। ठीक है, Why was Kothmangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studio? कोथमंगलम सुब्बू को सब नंबर 2 क्यों मानते थे जेमिनाई स्टूडियो में? कोथमंगलम सुब्बू was so close and intimate with the boss by means of flattery. तो कोथमंगलम सुब्बू जो थे वो कैसे थे? बहुत क्लोज सा रिलेशन था उनका बॉस के साथ, by the means of flattery, चमचागिरी करने वाली चीज। ही वॉज नॉट ब्रिलियंट बट रादर चीयरफुल पर्सन एंड लॉयल टू द बॉस। देखो यहाँ मैंने पॉइंट में लिखी है चीजें ताकि तुम्हें याद करने में इजी रहे। इसी तरीके से याद करते हैं, क्लियर? इसी तरीके से याद होती है कोई भी चीज, उसको पॉइंट्स में बनाओ। तुम्हारे पास एक पैराग्राफ है, उसको पॉइंट्स में बनाओ और याद करो। सारे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, कुछ तो पॉइंट्स याद आएंगे, है ना? तो लिख लोगे, आंसर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। He was not brilliant but rather cheerful person and loyal to the boss. अब देखो ये वाली चीजें जो है ना, ये वाली, ये तुम उसमें भी पुट कर सकते हो। वो जो क्वालिटीज पूछी थी सुब्बू की, वहां भी पुट कर सकते हो ये चीजें। तो एक ही आंसर तुम्हारा 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ना, तो तुम इस तरीके से दिमाग लगाओगे, अपने आप चीजें इजी हो जाएंगी। ये 4 क्वालिटीज है यहाँ पे भी उसकी, वहां भी 4 क्वालिटीज पूछी थी, ये 4 लिख दो, एक आंसर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन बहुत चीयरफुल पर्सन था और बॉस के लिए क्या था? बहुत लॉयल था। He offered solutions when the boss was in a fix. वो जो मैंने बताया था कि भाई अब आगे क्या करना है ना? चूहे ने बाघ को तो मार दिया, बाघिन को तो मार दिया, लेकिन उसके बच्चों से उसे लगाव हो गया, तो अब यहाँ पे आगे क्या करें? तो उसके 1 मिनट में पहले 4 वो दे दिए थे, ऑल्टरनेट आइडियाज दे दिए थे सुब्बू ने, वो अच्छे नहीं लगे तो फिर उसने 14 और आइडियाज दे दिए थे। ये सारी चीजें बॉस की इस तरीके से हेल्प करना। ही हैज अ रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, है ना? और कुछ भी होता था उसकी लाइफ में, लेकिन वो हर चीज को हमेशा अच्छा ही लेता था और अच्छी ही बात करता था हर चीज के बारे में। Thus, the staff considered him number 2 in Gemini Studio, और इसीलिए स्टाफ जो है उसे नंबर 2 कंसिडर करता था Gemini Studio में। How does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studio? The English poet was addressing the Tamil audience at Gemini Studio in English with a typical provincial accent, है ना? तो इंग्लिश में जो है वो कैसे बात कर रहा था? सारे तमिल के लोग हैं, तमिल्स हैं सारे, तो उनसे कैसे बात कर रहा था? इंग्लिश में बात कर रहा था, और उसका जो एक्सेंट है उसी में बात कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा था। He was talking about the thrills and travels of an English poet to a dazed and silent audience. Dazed and silent audience, जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो आप उस पर क्या रिप्लाई दोगे या आप उस पर क्या एक्शन या रिएक्शन दोगे? तो ऑडियंस कैसी थी? बिल्कुल चुप, बस सुन रही थी कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था किसी को।
This was the incongruity because his audience could not understand him at all. और यही चीज क्या दिखा रही थी, incongruity दिखा रही थी, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उसको थोड़ा सा भी नहीं समझ पा रही थी, पोएट को, जो इंग्लिश पोएट था उसको. What do you understand about the author's literary inclinations from the account? ऑथर की तुम्हें क्या चीज़ ऐसी लगी जो कहाँ किस चीज़ को रिलेट कर रही थी, उसका जो साहित्यिक वाला पार्ट है, जो नेचर है, उसको कर रही थी. तो क्या क्या थी, देखो फिर से पॉइंट में लिखा है मैंने. द राइटर वॉज अ प्रोज राइटर, है ना, जो ऑथर है इस चैप्टर के वो क्या है, एक प्रोज राइटर है, स्टोरी राइटर है. ही वॉन्टेड टू सेंड अ शॉर्ट स्टोरी फॉर द short story contest organized by the British periodical by the name The Encounter. ठीक है, और ये जो उन्होंने पूरा ये जो स्टोरी लिखी थी, जो भी चीज़ें वो लिख, तो उनका क्या था मेन, वो क्या था ऑब्जेक्टिव, कि उन्हें एक शॉर्ट स्टोरी तैयार करनी है. इसलिए जो शॉर्ट एक स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला था ब्रिटिश पीरियोडिकल की तरफ से, जिसका नाम क्या था, दी एनकाउंटर, उसमें उन्हें बस एक स्टोरी प्रेजेंट करनी थी कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए. क्लियर. इसी के साथ हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ खत्म होते हैं. ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है. आज की क्लास यहीं एंड करते हैं. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.